नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज दिन भर आज तक आपके लिए लेकर आया है सुरक्षा सभा। भारत की सीमाओं पर जो कुछ घटनाक्रम इस समय हो रहे हैं, वो भी तब जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है। भारत उसके लिए कैसे तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों के लिए भारत कितना तैयार है। हमारे साथ इस समय मेहमान जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य राम माधव। अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक मसलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के मसलों पर बीजेपी का पक्ष पूरे अधिकार के साथ रखने वाले राम माधव से ऐसा कहा जाता है कि कोई पक्ष छूटता नहीं है। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारत को लेकर क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, उस सब पर भी नजर राम माधव की बड़ी पैनी लगातार रहती है। स्वागत है राम माधव जी आपका आज तक पर सुरक्षा सभा में। राम माधव जी, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की बैठक चल रही है भारत और चीन के सैनिक अधिकारियों के बीच में, और यह माना जा रहा है कि इस समय भारत और चीन का विवाद चरम पर है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि पेंगोंग त्सो में एलएसी पर चीन स्टेटस को बदलने में कामयाब हो गया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इन तमाम विषयों पर हम सभी को, विशेषकर अपने मीडिया को, जो अधिकृत सरकार और सेना के माध्यम से जो पक्ष रखा जाता है उसी को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में कई प्रकार के विषय, कई प्रकार के विवाद उठाने का प्रयास कई प्रकार के लोगों की तरफ से होता है। जैसा आपने भी कहा, अधिकृत रूप से रक्षा मंत्रालय ने भी कहा था, स्वयं रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि आज के दिन 6 तारीख को दोनों देशों के उच्च स्तरीय सेनाधिकारियों के बीच जो पूरे सीमा वाला विषय है उस पर वार्ता होने वाली है। आज वो वार्ता संपन्न हो रही है, तो उसके बाद जो अधिकृत पक्ष सरकार रखेगी, सेना रखेगी, उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति इस समय की क्या है, वो तो आप बता ही सकते हैं कम से कम। नहीं, वास्तविक स्थिति जो सरकार ने हम सबके सामने रखा ही है कि कुछ जगह हम दोनों के सेनाओं के बीच एंगेजमेंट जरूर हुआ था, पर उस पर इस समय सीमा पर दोनों पक्षों के बीच एक प्रकार का एक स्टैंड ऑफ की स्थिति है, और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा भी चल रही है। उसका भी कल विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान स्पष्ट रूप से आया है। हमारे यहाँ से एक विदेश मंत्रालय के अधिकारी की चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ वार्ता हुई, और आज सेना अधिकारियों के स्तर पर भी वार्ता हो रही है। तो इस पर जो भी आगे जाकर अधिकृत पक्ष सरकार की ओर से आएगा, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। राम जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। रोहित जी, एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा। एक मिनट। इस समय आई वुड से फॉर ए चेंज, प्रोबेबली नॉट सो वेरी गुड फ्रॉम आवर साइड, हम बहुत ज्यादा भारत में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा इस विषय पर बोल रहे हैं। दूसरी तरफ इस समय फॉर ए चेंज चीन में इस समय काफी नियंत्रित ढंग से इस विषय पर चर्चा हो रही है। वहाँ कोई बहुत बड़ा तनाव भरी चर्चा वहाँ नहीं हो रही है, यहाँ हो रहा है। मुझे लगता है कि हमको थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए, इस विषय को गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ सरकार और सेना हैंडल कर रही है, उन पर भरोसा रखें। राम जी, हम निश्चित तौर पे गंभीरता के साथ ही बात करना चाहते हैं, इसलिए हमने आपका दरवाजा खटखटाया, वरना आप कहाँ हर रोज टीवी पर आकर बैठते हैं, कभी कभार ही दिखते हैं आप तो टीवी पर, इसलिए हमने आपको पूछा। और दूसरा, क्या आप चाहते हैं कि हमारा मीडिया, देश का, भारत का, वो चीन के मीडिया की तरह बर्ताव करने लगे, और भारत की सरकार को लेकर भी फिर दुनिया भर में वही बातें हैं जो चीन की सरकारों को लेकर? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट विशेष बात यही है कि जो आज़ादी चीन की मीडिया को नहीं है, वो पूरी आज़ादी भारत की मीडिया को है। जहां आज़ादी पूर्ण रूप से मिलता है, वह हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी हो जाती है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सावधानी से चलना चाहिए। मैं किसी विशेष मीडिया को लेकर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कई बार हम जो मीडिया के माध्यम से यहाँ कह रहे हैं, उसके कई अर्थ हमारे पड़ोसी ले सकता है।
इस प्रकार की कई चीजें जब डिप्लोमेटिक इश्यूज में और विशेषकर स्ट्रेटेजिक इश्यूज में होते हैं, तो इसलिए मैं उस सावधानी के लिए कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और हम लगातार इस पर बात करते हुए सावधानी बरत भी रहे हैं कि हमारी किसी बात को दूसरा मुल्क अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर ले। लेकिन आपने कहा चीनी मीडिया में उतनी चिंता नहीं दिख रही है। सर, चिंता तो वो क्यों करेंगे, कब्जा उन्होंने किया है, चिंता हमें करनी पड़ेगी क्योंकि जगह हमारी कब्जाई जा रही है। नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है कि हमारी भूमि कब्जा हो रही है वगैरह, यही तो कह रहा हूँ। हम जो लगातार ये कहते जा रहे हैं कि हमारी भूमि कब्जा हो गई वगैरह, ध्यान रखना दोनों तरफ की सीमा जो LAC है, जिसको लेकर कुछ स्थानों पर विवाद अभी भी चल रहा है। कुछ हिस्सा सेटल्ड है, कुछ हिस्सों को लेकर विवाद चल रहा है। वहाँ एक दूसरे का सामना हुआ है, हम एक स्टैंड ऑफ पर आज खड़े हैं। तो इसलिए कोई कब्जा हो गया इस प्रकार सोचने का कारण है उल्टा, क्योंकि हमने विषय उठाया इसलिए कह रहा हूं। चीनी मीडिया जो कुछ भी कह रहा है वो ये कह रहा है कि भारत ने हमारी भूमि पर कब्जा किया है, वो चीनी मीडिया कह रहा है। तो इसलिए ये तमाम अपने अपने पक्ष है, एक परसेप्शन की भी बैटल इसमें होता है। पर जहां तक भारत की सेना का पक्ष है, हम जहां से जब से डोकलाम हुई तब से हमारी एक नीति का परिचय हमने पड़ोसी को दिया है। वो हमारी स्पष्ट नीति है कि इस प्रकार की जब विवाद होते हैं उनको हम प्रोएक्टिवली दौत्य जो संबंध होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, उनके माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पर साथ ही साथ जमीन पर हम दृढ़ता के साथ हमारे जो इंटीग्रिटी कहिए, सॉवरेंटी कहिए भूमि का, उसकी रक्षा के लिए हम खड़ा भी रहेंगे। आई मीन स्ट्रांग ग्राउंड पोजिशनिंग भी लेंगे और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी भी करेंगे। जो डोकलाम में हमने परिचय दिया था उसी को हम आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक स्टैंड ऑफ जरूर है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार की विदेश नीति खासतौर पर चीन के मामले को लेकर पारदर्शी नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो, राहुल गांधी ने कल एक आर्टिकल शेयर किया HS पनाग का, उसके हवाले से उन्होंने कुछ आरोप लगाए। उसके पहले मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि चीन आपके देश में अंदर तक इतना इतना घुस आया, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि सरकार को कम से कम जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है? विपक्ष जब हमारे सरकार पर आरोप करती है तो खुद के जो समय में जो घटनाएं हैं वो भूल जाती है। मुझे एक्चुअली तो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर क्योंकि आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोलना चाहूँगा। इससे पहले इस प्रकार के बड़े पैमाने पर हमारे सीमा का उल्लंघन का जो घटनाएं हुई थी वो 2013 में हुई थी। 2013 में आपको शायद, आप भी उस समय अच्छे पत्रकार उस समय रहे हैं, आपको याद होगा महीनों तक हम चर्चा करते रहे सीमा के चीनी सीमा पर जो उल्लंघन हुआ था, तिब्बत की सीमा पर जो उल्लंघन हुआ था उसको लेकर। उस समय यहां तक बताया गया कि देश के अंदर अटकलें तो लगते थे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर सीमा के अंदर चीन की सेना घुस गई है, टेंट्स बिछा के बैठ गए हैं। जो डेप्सांग की जो सीमा थी, डेप्सांग वाले क्षेत्र था, वहां पर हमारा लगभग 21 दिन तक चीन की सेना हमारे भूमि के अंदर घुसकर टेंट्स लगा के बैठी थी। इस प्रकार की तमाम खबरें आई थी। उस समय एक और भी खबर छपी थी, एम्बेसडर श्याम शरण की जो सीमा को लेकर मनमोहन सिंह साहब ने जो कमिटी, जो जिनके नेतृत्व में एक उसका अध्ययन का दल बिठाया था, उनके रिपोर्ट को लेकर, हालांकि वो पूरा रिपोर्ट मैंने भी देखी नहीं है, उसको लेकर खबरें छपती थी कि करीब 400 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर की हमारी भूमि चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन का उसके ऊपर अतिक्रमण हो गया। इस प्रकार की तमाम खबरें उस समय भी आती थी, ताकि हम यही राजनीति करते रहे कि आपके समय कितना कब्जा हुआ, हमारे समय कितना कब्जा हुआ। हमको उस समय भी सरकार से आग्रह करना विपक्ष के लिए अधिकार बनता है कि भाई सीमा के विषय में पूरे ध्यान दो, उसकी रक्षा करो। आज भी उस समय शायद हमने मांग किया होगा, इस समय वो मांग करेंगे, वो आपत्ति नहीं है। पर कोई छिपा रहे हैं, पहली बार मानो कोई हो रहा है, इस प्रकार विपक्ष का व्यवहार करना इस समय ठीक नहीं है। हम सब देश के सभी दल, सभी राजनीतिक नेता सब एक स्वर से एक साथ रहकर हमारी सीमा की रक्षा के लिए सरकार के साथ खड़ा रहे। आज दिन भर से हम लगातार बहुत सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं जो चीन को लेकर काम करते रहे हैं, अपनी बात रखते रहे हैं। उनकी बातों से भी यह इशारा मिलता है कि पैंगोंग लेक के इलाके में जहां भारत फिंगर 8 तक अपना अधिकार समझता था, वहां अब फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच में
चीन ने अपने कुछ टेंट्स जैसे स्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं, जो ऐसा लगता है कि वो एक स्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं। आप इसको स्वीकार करते हैं कि ऐसा हुआ है वहां पर? अधिकृत रूप से सरकार ने कुछ चीज़ों को या सेना ने कुछ चीज़ों को हमारे सामने लाया है और उन्हीं विषयों पर इस समय चर्चा हो रही है। पांगांग त्सो लेक को लेकर वहाँ हमारा 1/3 लेक हमारे पास होता है, 2/3 लेक चीन के पास होता है। वो सीमा तो कई लोग टूरिस्ट भी देखे होंगे। तो वहाँ पर जो अतिक्रमण की बात है, उसी प्रकार गैल्वन वैली के अंदर विशेष रूप से जो दोनों दल, हम भी पेट्रोलिंग करते रहे हैं, चीन भी पेट्रोलिंग करते रहा है। वहाँ कुछ जगह जो एक प्रकार से चीन आगे आया तो हम भी आगे गए, वहाँ एक दूसरे के सामने आज स्टैंड ऑफ के रूप में दोनों सेनाएं खड़ी है। इन्हीं विषयों पर तो बातचीत हो रही है। तो इसलिए भले ही एक्सपर्ट्स ने कुछ जानकारियां विशेष रूप से आपके सामने दिए होंगे, एक स्टैंड ऑफ जरूर है। उस स्टैंड ऑफ को लेकर ही बातचीत हो रही है। जहां तक अधिकृत बयान की बात है, 5 मई के स्थान पर चीन वापस जाना चाहिए, इस प्रकार की बात को लेकर चर्चा चल रही है। सितंबर 2014 में चुमार में ऐसी स्थिति हो गई थी, जो कि कूटनीतिक वार्ता के बाद भारत सुलझा लेने में कामयाब हुआ। उसके बाद बीच में एक बार डोकलाम हो चुका है, जहां 76 दिन तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आंख में आंख डाल के खड़ी रही और कहा गया कि जो पहले पलक झपकाएगा वही पीछे जाएगा। क्या इस बार डोकलाम वाली स्थिति आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जैसे पहले बातचीत करके आसानी से थोड़ा बहुत बैठ के चर्चा करके खुल जाता था मामला, सुलझा लेंगे इसको? नहीं, आप 2013 तक आप गए थे, मैं 14 तक आप गए थे, मैं 2013 तक गया था। आपने स्टैंड ऑफ की बात की है तो मैं आपको याद दिला दूं, 1986 में सुंदोरामचू वैली में, तवांग के पास, अरुणाचल प्रदेश में, हमारे दोनों सेनाएं आईबाल टू आईबाल खड़े थे। कुछ मीटर्स के दूरी पर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे इसी प्रकार के विवाद को लेकर। वो आईबाल टू आईबाल हम 7 साल खड़े रहे। आज उस प्रकार की नौबत नहीं रहेगी हमारे दोनों देशों के। आपने क्योंकि वो चुमार वैली की बात आपने याद दिलाई 2014 की, वो उस समय था जब चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के बनने के बाद पहली बार भारत आए थे। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के सामने ये विषय रखा भी था। तो उस समय जल्दी उसका समाधान निकल गया था, बहुत जल्दी तुरंत उसका एक समाधान निकला था। डोकलाम में ये वो ट्राई जंक्शन था, भूटान, भारत और चीन का ट्राई जंक्शन था। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, पर भारत की दृढ़ता के कारण, यानी हम ग्राउंड पर भी स्ट्रांग खड़े रहे और ट्राई जंक्शन का पोजीशन बदलना नहीं चाहिए इसको लेकर, और हमारी बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक ढंग से प्रयास भी हुआ। तो लंबा समय चला, आप जो कह रहे सही है, 70 दिन तक चला, उसके बाद वो भी समाप्त हुआ। इसलिए कितना लंबा खींचेगा, कितना क्या होगा, ये समय ही बताएगा। पर इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारा स्ट्रांग ग्राउंड पोजीशनिंग की जो नीति है अभी, वो नीति जो उस समय जनरल सुंदर जी के समय में था, उसी प्रकार की हमारी दृढ़ नीति है। इसलिए जल्दी इसका समाधान निकलेगा, ऐसा मुझे आशा है। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग 2 साल में इनफॉर्मल समिट्स कर चुके हैं, वुहान में, महाबलीपुरम में। आपको लगता है कि उनकी जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है, इस समय की स्थिति में जरूरत है वापस वो सामने दिखाई दे और दोनों नेताओं को आपस में बात करने की जरूरत है? वास्तव में हम दोनों देशों के बीच पिछले 5-6 साल में व्यापक रूप से संबंध सौहार्दपूर्ण रहा है। प्रारंभ में हमारे सरकार के मोदी 1.0 के प्रारंभ में चुमार वैली की घटना हुई, और उसके बाद 2017 में डोकलाम की घटना हुई। मैं आपको अगेन कंपैरिजन के रूप में ही कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स के रूप में नहीं कह रहा हूँ। बिटवीन 2010 एंड 2013, वो 3 साल के अंदर 600 वायलेशंस हुए थे भारत चीन सीमा पर 14 के बाद कुछ उस प्रकार के वायलेशंस की संख्या में कमी जरूर आई है। इसका एक कारण ये महत्वपूर्ण है जो आप इंगित कर रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच, मोदी और शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा और उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक आपसी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हुआ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। इसके कारण
डोकलाम और डोकलाम के पहले ये सारे समस्याओं को हम अच्छा सुलझा पाया है और एक सौहार्दपूर्ण संबंध दोनों देश के बीच में आज है। मुझे लगता है कि आज तुरंत बात कर लेंगे, इस प्रकार की आवश्यकता है क्या वो देखेंगे। अभी तो सेना के अधिकारी और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स, हमारे एम्बेसडर्स वगैरह, उनके स्तर पर बातचीत हो रही है और इसी से ये समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा, मुझे विश्वास है। पर दोनों देशों के नेताओं के बीच जो एक अच्छा पर्सनल इक्वेशन है, सौहार्दपूर्ण व्यक्तिगत संबंध है, वो इसको सुलझाने में जरूर बहुत बड़ा मददगार होगा। लेकिन राम जी, एक तरफ हम वापस दोनों नेताओं की दोस्ती की बात करके हिंदी चीनी भाई भाई याद दिलाते हैं और दूसरी तरफ से बायकॉट चाइना का नारा भी लगाना चाहते हैं, जब पूरी दुनिया ये मान रही है कि कोविड के टाइम में भी चीन विस्तारवाद से परहेज नहीं कर रहा है, बाज नहीं आ रहा है, उससे छोड़ना नहीं चाहता अपनी उस आदत को। तो ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे चलेंगी, हिंदी चीनी भाई भाई भी और बायकॉट चाइना भी? हम सभी देशों के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण ही रखना चाहते हैं। वो चीन हो, पाकिस्तान हो, जो हमारे साथ शत्रुता करना चाहने वालों के साथ भी हमारा व्यवहार न्यायपूर्ण होगा और मित्रता का होगा। न्यायपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे साथ अगर अन्याय होता है, वी विल गिव जस्टिस अनटू देम, न्याय देंगे, पर अन्यथा हमारा प्रयास अच्छा रखने का ही होगा। जहां तक चीनी वस्तुओं को छोड़ना वगैरह का प्रश्न है, ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट है, ये बात आप ध्यान रखिए। ये जनता के अंदर की सेंटिमेंट है, ये कोई सरकार ने कोई घोषणा किया हो ऐसी बात नहीं है। जनता को आज सच में लगता है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। उसके कई कारण हैं। एक आज का एक कारण यह भी है कि चीन के बारे में भारत के जनता के मन में एक उसका आक्रांता स्वभाव को लेकर आक्रोश है। पर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा। प्यू रिसर्च सेंटर है अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। प्यू रिसर्च सेंटर का एक रिसर्च आया, उस रिसर्च में दुनिया के लगभग सभी डेमोक्रेसीज के अंदर, लोकतांत्रिक देशों के अंदर आज एंटी चाइना सेंटिमेंट एकदम यानी पीक पर है, एकदम बहुत बड़ा हुआ है। इस बात के बारे में चीन को स्वयं सोचना चाहिए। स्वयं क्या जो एग्रेशन की नीति चीन अपना रही है, अंग्रेजी में एक शब्द आजकल बहुत चलता है, वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, यानी एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी की जो का परिचय जो चीन आज दुनिया में तमाम देशों में दे रहा है, उससे क्या चीन को भले फायदा हो रहा है या उससे चीन का इमेज को ही नुकसान मिल रहा है? जैसा आपने कहा, लोगों में ही चीन के प्रति एक डिसलाइकिंग बढ़ रहा है। मैं हेटरेट शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, डिसलाइकिंग बढ़ रहा है। सरकार का जहां तक प्रश्न है, हमने आत्मनिर्भरता की बात की है। आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पर खड़ा होने की बात है, उस पर हम अडिग है। भारत का अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनना चाहिए। लेकिन भारत एक तरफ ये बात करता है, जब मंत्री बयान देते हैं कि 1962 का भारत मत समझो हमें, हम 2020 का भारत हैं। प्रधानमंत्री का एक बड़ा चर्चित नारा है या कविता थी उनकी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और फिर तीसरा, ये राजनाथ सिंह जी का भी एक बयान बहुत चर्चा में रहा कि गोलियां नहीं गिनेंगे अब सरहद पर। उसके बाद भी भारत को लेकर एक छवि ऐसी क्यों है कि पाकिस्तान से झगड़ा होगा तो अधिकतम क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे, चीन से झगड़ा होगा तो अधिकतम ये कहेंगे कि साहब ठीक है हम बायकॉट करते हैं चाइना के सामान का, लड़ी फुलझड़ी नहीं करेंगे चीन से आगे के बाद। कहीं पर भी वो मजबूत स्टैंड दिखाई क्यों नहीं देता जो बातों में होता है? आपको ऐसा लग रहा है, हमारे पड़ोसी को लग रहा है कि मोदी जी बहुत स्ट्रांग स्टैंड ले रहे हैं। आप इमरान खान की बयान है तो देख लीजिए, कश्मीर को लेकर, अन्य विषयों को लेकर जिस प्रकार की बयान आज पाकिस्तान दे रही है, वो तो जो आप कह रहे हैं उसके एकदम उल्टा है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बड़ा अपना ये दिखा रहा है, बहुत दृढ़ता दिखा रही है। दृढ़ता इन नेगेटिव सेंस वो बोल रहे हैं। तो इसलिए ये इस प्रकार की बातों में मत जाइए। हम हमारे देश की सुरक्षा को लेकर एकदम दृढ़ता से खड़े हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि भारत का हर एक इंच जमीन के ऊपर हम पूर्ण निगरानी, पूर्ण सुरक्षा के साथ हम काम करेंगे। भारत की इंटीग्रिटी, भारत की सॉवरेनिटी के विषय में किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज के लिए हम तैयार बिल्कुल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, आज हमारी
पहले जैसी नीति से परिवर्तन हमारा यही है कि जरूरत पड़ी तो हम एंगेज करेंगे हमारे शत्रुओं को। एंगेजमेंट का अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अर्थ होता है। एंगेज जरूर करेंगे क्योंकि हम हमारी सार्वभौमिकता पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज, शांति के लिए कोई भी मूल्य दे दे वो आज संभव नहीं है। पर ये कहते हुए भी मैं और एक बात कहता हूं, केवल मैं हमारी सरकार का तो श्रेय तो मैं लेता ही हूं, पर हम हमारे सेना का भी साधुवाद करते हैं कि 40 साल के अंदर, 40-45 साल में हम और चीन के बीच कभी एक बुलेट का भी फायर करने की नौबत नहीं आई है। भले ही हम एक दूसरे का सामना किया, अभी तो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, अभी तो घटनाएं हुई, पर फायरिंग हुआ हो ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। क्योंकि एक उस सीमा की रक्षा में एक संयम की भी आवश्यकता होती है। तो वो दोनों का परिचय देते हुए दृढ़ता और संयम का परिचय देते हुए हम चलेंगे। और पड़ोसी इस बात को समझ रहा है, हम अपने देश में कोई इसका उल्टी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन 370 को हटाए हुए 10 महीने हो चुके हैं। पीओके को लेकर हम अब भी नारा ही लगाते हैं कि पीओके हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, हम इस पर अधिकार नहीं छोड़ेंगे। लद्दाख को भारत ने एक यूनियन टेरिटरी बनाया, एक अलग दाव भी चला, लेकिन अक्साई चीन तो अभी भी हमारे पास में नहीं है। ये वापस आए तब तो ये पता लगे कि वाकई ये सरकार बाकियों से अलग है। चलिए, आपको मैं थोड़ा आपकी याद और ताजा कर देता हूं। अक्साई चीन हमारा है, ये बात 1963 में पार्लियामेंट में नेहरू जी ने कहा था। तो 1963 से नारा ही देते बैठे हैं क्या? हमारा जो सार्वभौम अधिकार है इसका हम परिचय दे रहे हैं, उसको हम उस समय से आज तक दृढ़ता से कहते आ रहे हैं। उसी प्रकार पीओके हमारा एकमात्र अनरिजॉल्व्ड इश्यू है भारत और पाक के बीच में। ये बात 1994 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में भारत के पार्लियामेंट ने एक यूनानिमस रिजोल्यूशन के जरिए कहा था। तो तब से आप नारा दे रहे हैं क्या? नहीं, हम हमारे सार्वभौमिक अधिकार का हम दृढ़ता से दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये कब ये विषय में एक हम सभी को खुश करने वाला समाधान निकलेगा, वो उसका समय आएगा। 370 जाएगा ऐसा कभी, मैं बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूं, मुझे भी नहीं लगता था कि 370 मेरे आंखों के सामने हट जाएगा। और जब हट गई तो हमको ऐसा लगता था कि भाई इतना आसानी से हट सकता था तो इतने साल क्यों लग गए। तो हर एक चीज का अपना एक वक्त आता है, जब वक्त आने पर आप जितने प्रश्न उठा रहे हैं उनका समाधान मिलेगा। पर उसको कोई नारा है करके उसको हल्के से ना ले। ये हमारा सार्वभौमिक जो अधिकार है उसका हमेशा देश को भी याद दिलाना है, दुनिया को भी याद दिलाते रहना है कि हमारी भूमि है। आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में चुनाव की स्थिति कब तक होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारे पार्टी, यानी मैं स्टेट यूनिट की बात कहता हूं, मैं कल ही हमारे स्टेट यूनिट के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, नेताओं से। सबकी इच्छा है कि वहां राजनीतिक व्यवस्थाएं जल्दी बहाल हो। पर जिस कानून के अंतर्गत वहां का यूटी का निर्माण हुआ था, उस कानून में वहां के सीटों की संख्या 90 बनाई गई है। वहां 83 सीट इस समय है, 83 सीट है, वो 90 बनाया गया है। तो एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, जिसको हम अंग्रेजी में हमारे शब्दावली में डिलिमिटेशन कहते हैं। ये डिलिमिटेशन की व्यवस्था पूरा होने के बाद ही वहां कानूनन चुनाव करना संभव होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन जल्दी पूरा हो। वास्तव में भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने डिलिमिटेशन कमीशन की भी गठन कर दी है, एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में। पर ये होते होते कोरोना का ये हमारे लिए समस्या आ गई, इसलिए 2 महीना काम रुक गया है। जैसे ही डिलिमिटेशन का काम पूरा होगा, तुरंत मुझे लगता है कि वहां चुनाव के लिए राज्य तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम माधव जी, आज तक पर आज आने के लिए, और चीन, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, धारा 370, लद्दाख, इन सारे पेचीदा विषयों पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए।